हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस को कवर करने वाले हैं। तो 300 को एमसीक्यू यहाँ पर लिए गए। एमसीक्यू ना कहकर हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये काफी स्पेशल है और डेडिकेटेड है एमपीटीईटी की एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन डिजाइन किए गए पूरे टीईटी के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के। तो 300 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इससे पहले हम और भी वीडियोस दे चुके हैं, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। उन सभी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। गाइस, स्पेशली आपकी स्पेशल तैयारी के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए। और ये स्पेशली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें 25 टेस्ट मिलेंगे टोटल एफएलटी और 10 एफएलटी मिलेंगे यानी फुल लेंथ टेस्ट, और 15 यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री ई बुक वगैरह और पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल आपको करवाए जाएंगे। इन सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। डेमो भी हमने अपडेट कर दिया है, नहीं दिया है अभी तक डेमो, वो बिल्कुल फ्री है, तो उसको जाकर आप चेकआउट कीजिएगा, अपनी तैयारी को जांचिए और अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 300 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है ओनली 99 रुपीज में आपको दी जा रही है। बेस्ट टाइम है आपके लिए। और कोई दिक्कत है, आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है, तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और जाके इसको चेकआउट कीजिएगा। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मिनी मैराथन क्लासेस को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा, सतत विकास लक्ष्य 2017 में किस सूचकांक में भारत का स्थान यहाँ से पूछा गया है। ये 116वां स्थान था इसका भारत में, ध्यान रखिएगा। एक और चीज हम आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि करंट के जो सूचकांक हैं उनसे रिलेटेड भी अगर आपके क्वेश्चन्स बने, तो आप हमारा नया चैनल एग्जाम टाउन, उसको जाकर विजिट कर लीजिएगा। वहां पर सूचकांक वाला वीडियो हमने आपको करवा दिया है, जो कि रिसेंटली है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा निर्भर करती है, ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो ये जीवमंडल होता है। तीनों में से जल मंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल तथा जीवों में से जीवमंडल जो है ये पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। और एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ये बेसिकली पर्यावरण का अर्थ या परिभाषा आपसे पूछ ली गई है। इसका अर्थ क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है। देखिए, भूमि, जल, वायु और पौधों तथा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु में घेरे हुए होती हैं, भौतिक, जैविकी तथा सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है सभी, इस तरह की जो चीजें हैं या इस तरह का जो वातावरण है, इसको ही पर्यावरण कहते हैं। इससे ही यह अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से इसको क्या कहते हैं। इसको पर्यावरण ये कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार ये यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। गरीबी कम करने का पर्यावरणीय सुरक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसको 1986 में अधिनियम को पारित किया गया था भारत में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पर्यावरण जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों, इन तीनों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। और ये कौन कौन से कारक है, तो नियंत्रक के रूप में ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये धारणी विकास ही होता है। विकास की एक अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास इसको बोला जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिल पाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। और भी हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो 500 वाली वीडियो भी हम स्टार्ट कर देंगे सभी सब्जेक्ट की, जिसमें एक वीडियो में 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम क्लासेस कर लेंगे, जिसमें 2000-3000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन आपको करवाते चलेंगे। रिविजन वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। सतत विकास इसका मुख्य मुद्दा या उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको एसडीजीएस बोलते हैं, और ये निर्धारित किया था। तो वे कितने हैं ये सतत विकास लक्ष्य? 17 है। 17 ध्यान रखिएगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो इसके लिए ये देशों जो विभिन्न देश हैं इनकी प्रगति
प्रयासों की प्रगति को जानने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया, एक इंडेक्स का निर्माण किया गया, इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, ये जो है जारी की जाती है तभी इनकी प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है सभी को। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, और हिंदी में बात करें तो सतत विकास सूचकांक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है हर साल। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं जल, वन, जल और खनिज। ये 3 चीजें होती है जो कि प्राकृतिक पूंजी होती है किसी भी देश की। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, या प्राकृतिक पूंजी हम इनको बोल सकते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो आयोजित किया गया था ये 1972 में आयोजित किया गया था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जल चक्र इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI कहां पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसको अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जाए तो ये नाम होता है इसका NEERI। तो NEERI होता है, ये क्या कार्य करता है? ये आपको जाए नीरी यानी NEERI ये क्या कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को हटाना, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये रियो में किया गया था, रियो, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ये 1992 में रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील के अंतर्गत आता है, यहाँ पर यह आयोजित किया गया था। देखिए हमारी जो है ये रिवीजन वीडियो है, अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली है, रिवीजन अगर आपका बचा है तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि टॉप 300 क्वेश्चन यहाँ पर हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, आपका टाइम से सेव हो जाएगा और सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को नाम दिया गया, तो इनको एजेंडा 21 नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा 21वीं सदी के लिए ये एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और इसको नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट रियो 20 का घोषणा पत्र का शीर्षक था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? इसको वायुमंडल बोलते हैं। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, आप सभी को पता ही है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती है। तो ये वायुमंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिए एटमॉस्फेयर में पाई जाती है सभी गैसें। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% 78%। इसी तरह आपसे आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी स्पेशली याद रखिएगा कि कितनी कौन सी मात्रा है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैस में से वहां गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, नोबल गैस में से वहां गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है उसका नाम है रेडोन गैस। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत होता है, देखिए सर्वाधिक जो वातावरण में पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में? तो ये नाइट्रोजन ही होती है, जिसकी मात्रा 78% होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन सही जवाब रहेगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वहां गैस जिसकी कमी होगी। देखिए पेड़ पौधे जो है किस चीज को उत्पन्न करते हैं, या वो किस चीज को छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखिए ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको छोड़ते हैं पेड़ पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन गैस है जिसको वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस को, और मनुष्य उस गैस को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे निकालते हैं वो गैस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि वनस्पति नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन गैस कहां से आएगी? तो बेसिकली आप आसानी से याद रख सकते हैं, इतना अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। वहां कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। देखिए वायु प्रदूषण जो है ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं होता, ये फैक्ट्री वगैरह का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये नहीं बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ये अपक्षय का विचार से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वर्सेशन होता है कन्वेंशन, और ये लागू कब हुआ था? तो विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय ये लागू हुआ था 23 मार्च को 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में, ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनईपी का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी बेसिकली आपसे पूछ लिया जाता है, तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम यूनेप बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा ईपीए। ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसको बोलते हैं। ईपीए इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीए यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 दिसंबर को की गई 1970 में इसकी स्थापना ईपीए की।
अगला क्वेश्चन है एनईए क्या है? एनईए से क्या आशय है? तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है एनईए, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है आपका इसका मुख्यालय स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, तो उनको कौन सा इको मार्क उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1901 में से दिया जा रहा है, तो 1901 से 91 माफ कीजिएगा 1991 से ये दिया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। तो इको मार्क प्रमाण पत्र है, इसको 1991 से जो कि दिया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क का आरंभ किया, किस लिए? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? भूमि इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इस तरह की जो कृषि होती है इसका अर्थ होता है धारणीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो ये 2014-15 से स्टार्ट किया गया है टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। भारत में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है भारत में जिसने हरित गृह कृषि योजना लागू की है। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो ये संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए, सभी के लिए हानिकारक होता है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, ये कौन सा अधिनियम है? तो ये आपको बताना है आर्टिकल कौन सा है। तो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी इसको बोला जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है डेटा ये पुराना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। देखिए कुछ चीज हम आपको बता दें, हमारा नया चैनल जो है एग्जाम टाउन पर हम भारत में वर्तमान में कौन क्या वाले वीडियो दे चुके हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी हमने एनजीटी के प्रमुख भी बताया था, तो वहां पर ये आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। उसमें अपडेटेड हमने सभी जो कि प्रमुख अध्यक्ष हैं वो डाल दिए हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि पुराना आपको मिल जाए, बट वहां पर आप अपडेटेड देख लीजिएगा उस लिस्ट को एक बार। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो है, सभी आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। तो कब की गई? इसकी स्थापना की गई 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है WM एडम्स। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, WM एडम्स, ये ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है, यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। रियो 20 ध्यान रखिएगा, रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन 5 कहां पर आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था आपका 1997 में। कहां पर? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था 1997 में। विकास की वहां अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो वो आवश्यकता है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के लिए समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। ये जो समिति है या एक संस्था है, इसका नाम क्या है? क्लब ऑफ रोम इसका नाम है, जो कि मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। तो ये एक संस्था है वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों और व्यवसाय की, क्लब ऑफ रोम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं यानी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे माना जाता है, तो इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं बढ़ पाते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है मूल रोम की कोसा भित्ति। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, तो ये पैक्टिन के कारण मृदा से चिपके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति की असंतुलन, ये सारी चीजें हैं पर्यावरण अपकर्षण की अभिप्राय। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति, ये सभी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा सुविधा यानी GEF इसका फुल फॉर्म है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा।
ये जैविक विविधता यानी जैव विविधता अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF इसका फुल फॉर्म है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में इसकी स्थापना की गई। रियो अर्थ समिट में 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी लिट्स डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। तो ये कराता है, कौन कराता है? ये कराता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा, GEF यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि या स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना कब की गई? तो गाइस आप याद रखिएगा, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसकी स्थापना COP7 की बैठक माराकेश के प्राप्त निर्देशों के अनुसार की गई थी। COP7 की बैठक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, यह कहां पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसको बोला जाता है, छाता विधान अन्य नाम इसको जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, ये इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कभी भी आते थे अब शब्द रखे जाएंगे अनुवांशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति, इसका नाम अब कर दिया गया है। इसका पहले इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति नाम था, इसका नाम अनुवांशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वहां स्कोर है आपको बताना है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ताओं व्यवहार का मापक। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति श्रेष्ठ है वह कौन सी है? मिश्र सस्यन या कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधों और कीट प्रतिरोध तस्त किस्में, ये सभी जो चीजें हैं ये भारत में कृषि में के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए रणनीति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो ये मसानोबु फुफुका इसको बोला जाता है, मसानोबु फुफुका, जो कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ कब किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को जो प्रारंभ किया है या ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 10% नियम संबंधित है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है 10% नियम। जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम कौन सा है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य, ये जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। स्वपोषी स्वपोषज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है तो उसको प्राथमिक उत्पादकता बोला जाता है। परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसको द्वितीयक उत्पादकता बोला जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से एक अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात होती है, तो ये घटती रहती है। कुछ कारणों यदि तितलियां की जाति स्पीसीज की संख्या में गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण करों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो है इनकी समष्टि के में गिरावट देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी परिसंबंध पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन है पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसको पारिस्थितिकी बोला जाता है। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कब किया? तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हेकल ने। तो इन्होंने जो है इसको ओक्यूलॉजी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। या किसने बताया? तो अर्नेस्ट हेकल ने ही बताया। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये किसने बताया? यूजीन ओडम ने इनको बताया है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित किसने की थी? तो ये एजी टास्ले ने की थी 1935 में। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल जो यूनिट है प्रकृति की, तो ये कौन सी है? इसको किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र इसको बोला जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी जो है उत्पादकता होती है पारिस्थितिकी तंत्र की। ये सभी जो कथन है ये सही है। आपको कथन वाले क्वेश्चन जो मिलते हैं उनमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो ये जितने भी कथन आपको मिलते चले आप उनको या तो नोट डाउन कीजिएगा
या फिर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ एक बंद तंत्र है, यह सही नहीं है, ये खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, तो जीवो, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये सभी आते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, तो ये पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। कृत्रिम पारितंत्र है खेत एक कृत्रिम पारितंत्र होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है, तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं। झील, नदियां और समुद्र ये किसके उदाहरण है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, यह कहलाती है तो वहन क्षमता इसको बोलते हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है, तो जैविक विवन इसको कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल इसको बोला जाता है। एक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो इसको पारिस्थितिकी कर्मता बोलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है सामुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है, तो ये लगभग 97% जल जो होता है ये समुद्र में होता है, पृथ्वी पर जितना भी विद्यमान है उसका। पृथ्वी जल में सर्वाधिक व्याप्त लवक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो वनारोपण यानी वन का रोपण करना, वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भंडार ये सभी जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, तो इसमें पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में होता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनोन्मूलन जो है ये पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण होता है। वहां कार्य जैसे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो उसको वृक्ष काटना जो है इसके द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त रहता है, सर्वाहारी को इसमें जो कि सर्वोच्च या उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी संगठन नहीं है, तो यह वायु जो है ये जीवी संगठन नहीं होता। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा जो है ये प्राथमिक स्रोत होता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो वे कवक और जीवाणु जो है ये आते हैं अपघटक के अंतर्गत। देखिए अपघटक वे जीव होते हैं जो अपचय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, तो उनको पोषक तत्व का होता है वो सभी। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, अपघटक इनको कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ ये भूमिका अदा करते हैं, तो ये अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता चींटी तथा हिरन ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। अपघटक यानी डिकम्पोजर ये प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है चींटियां, ध्यान रखिएगा। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों या हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भक्षण कर सकते हैं मानव, इसीलिए ये द्वितीय और प्राथमिक दोनों उपभोक्ता होता है। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर श्रेणी में आएगा तो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में मांस भक्षी करने पर। और प्राकृतिक जो चीजें हैं जैसे कि खाद्य फूल सब्जियां वगैरह, तो इनके लिए प्राथमिक श्रेणी में ये आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? ये फाइटोप्लैंक्टन जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है, तो ये हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो हरित जो पादप है या हरे जो पौधे होते हैं ये प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। पौधे हरे रंग के कवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं हरे पौधे की सहायता से। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे ये होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों के ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह खाद्य यानी फूड कहलाते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशी, ध्यान रखिए। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? घास, बकरी, मानव ये सभी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वहां कौन सा है? तो वह सैलाब होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्री निरूपण को क्या कहते हैं? जीवभार का पिरामिड इसको बोला जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, तो इसमें सीधा होता है अपराइट इसमें होता है अपराइट। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्र प्रदर्शित होता है? तो ये सांप का होता है।
जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन इसको बोला जाता है। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं तो ये जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, ये अनिम्नीकरणीय, तो ये डीडीटी होते हैं, ध्यान रखिए। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं होता है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु, ये होता है, ना कि पर्यावरण मित्र। जो वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है तो ये यूकेलिप्टस होता है, पर्यावरण के लिए संकट इसको बोला जाता है। और ये वृक्ष जो है आतंकवादी भी इसको बोला जाता है वृक्षों में। लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है, तालाब और दलदल, ये लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण के लिए आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय। बहते जल के आवास लैंटिक आवास कहे जाते हैं, तो नदी इनको कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन बोलते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये महासागर होता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री होता है, स्थायी रहता है पूरा, और सर्वाधिक स्थायी महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री, दोनों एक ही क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न चेंज। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक क्रिया चक्र किसको बोलते हैं। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है, गैसीय चक्र में किया है। पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध में नहीं है औद्योगिकी प्रबंधन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययी है, यह जिस आंदोलन का नारा है उसका नाम क्या है, चिपको आंदोलन इसका नाम है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया जा रहा है आंदोलन कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन कौन सा था, ईपी का आंदोलन ये था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन आपको बताने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडिटास ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो एजी टांसले के द्वारा किया गया। सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनको वियोजक बोलते हैं, डिकम्पोसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है वो आपको बताना है। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ये परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम है। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होगी तो यह अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, तो ये पोषित होती है, तभी ये जो है श्रृंखला बन पाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, या एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में प्रदर्शित या परिवर्तित की जा सकती है। उष्मा गतिकी के पहले नियम के अनुसार ये बात कही गई है। उष्मा गतिकी का जो पहला नियम है उसमें ये कहा गया है, या इसमें वो मिलता है, उसका उदाहरण है या उसकी परिभाषा है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित की जा सकती है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही सहकारियों द्वारा स्वांगीकरण कृत हो पाता है, तो लगभग 10% के समथिंग ये होता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये ऑर्टिज नेस के द्वारा ये किया गया। पारिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया, ग्रीनेल के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर इसको बोला जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं, जिसको पारिस्थितिकी पदछाप बोला जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों तथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, तो इसको ये बढ़ा देती है, तो पदछाप के आकार को ये बढ़ा देती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया था 1986 में। जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम लागू किया गया था 2006 में। वन अधिकारों को मान्यता इसके तहत दी गई थी 2006 में दिसंबर में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया, ध्यान रखिएगा ये सभी अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और जनजातीय अन्य पारंपरिक वन निवासियों का जो अधिनियम बनाया गया 2006 दिसंबर में बनाया गया। इसी तरह वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1980 में, तो ये सभी लागू किए गए थे। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, तो यह व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक इन सभी का वर्णन करता है। वहां जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्रण और फसल परागण, ये सभी एक समर्थन सेवा होती है। जैव वानिकी से संबंध में नहीं है, तो यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, और यह पारिस्थितिकी तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का शब्द अर्थ होता है या तात्पर्य होता है जीव या जीवन,
और जबकि नॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रीक शब्द नॉमस से उत्पन्न हुआ है ये, और इसका अर्थ लॉ होता है यानी नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का जो अर्थ है जीवन के नियम होता है। अगला क्वेश्चन है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता ये किसको दर्शाती है, तो ये पिग्नोफ्लाइनेस को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, हेलोक्लाइन को यह करती है। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं, तो इसको पोषकों को सतह पर लाकर ये समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ये समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है उन क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को नहीं किया गया है, तो नियमित इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्पादित नहीं किया जा करते, वहां जल की सीमाओं राख के कारण इनको प्रतिस्पादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है, तो इसको पारिस्थितिकी अनुक्रमण बोलते हैं। समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन और प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया गया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी गई, तो एफ क्लीमेंट के द्वारा दी गई, ध्यान रखिए। वहां प्राकृतिक विधि जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा स्थापित होता है, इसको अनुक्रमण बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, इन सीटू संरक्षण द्वारा इसका जो है अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार में से खतरा ना हो, ये प्राकृतिक के संरक्षण को ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई, यह रणनीतिक गठबंधन है, ध्यान रखिएगा। तो WWF और IUCN का दोनों का रणनीतिक गठबंधन है ट्रैफिक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता यानी अल्फा, बीटा और गामा नामक 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, और यह विभाजन 1972 में किया गया था, और विटकर के द्वारा ये जो है विभाजन किया गया था अल्फा, बीटा, गामा 3 श्रेणियों में जैव विविधता को 1972 में। जैव विविधता का अर्थ क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। जैव विविधता का जो अर्थ है ये होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतु, ये जैव विविधता का अर्थ होता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अनुवांशिक जाति समुदाय पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है, तो ये जैव विविधता ही करती है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी और पर्यावरणीय प्रदूषण, इसके अलावा वनों का नाश, ये सभी जैव विविधता का नाश के कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक आवासीय निवास। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश है। ये सभी क्वेश्चन जो है देखिए आपको घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, बट क्वेश्चन एक ही है, तीनों आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन अलग है, बट एक ही क्वेश्चन है ये, कुछ भी इनमें अलग नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो वैश्विक तापन, आवास और का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा होता है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये सभी जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा होता है। नेक्स्ट है देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में यहाँ खेती प्रचलित है, जो खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, तो ये झूम खेती है, ये खेती का अवैज्ञानिक तरीका है जो कि ये पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी हिस्से में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय, ये जो क्षेत्र है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। भारत में जैव विविधता के टॉप स्थल यानी हॉट स्पॉट है, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि ये उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैविक विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, ये हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत की सीमा और सुडानलैंड में स्थित है, सुडालैंड। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, ये पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र में अगर हम बात करें हॉटस्पॉट माना जाता है तो अंडमान निकोबार माना जाता है। भारत के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र में हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में किया गया था नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा।
जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वहां क्षेत्र हॉटस्पॉट बोला जाता है, उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट बोलते हैं। एक और चीज हम आपको बता दें, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थायी जातियों की अधिकता पाई जाती है। स्थानीय जो जाति होती है इनकी अधिकता होती है, लेकिन साथ ही इन जाति है इनको अस्तित्व पर निरंतर संकट या खतरा बना हुआ होता है, इस क्षेत्र को हॉटस्पॉट बोला जाता है। आप नोट डाउन कीजिए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया वृक्ष होता है सबसे लंबा और जीवित। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जा सकती है, 50 वर्ष से अपने आवास में नहीं देखी जाती है, तो वो प्रजाति जो है विलुप्त मानी जा सकती है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, कर्मता, अनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये सभी विलोपन के लिए उत्तरदायी होती है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो ये व्याप्त खनिज होता है। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जाति जो सूची है इसको सम्मिलित की जाती है, तो इसको रेड बुक डाटा जो बुक है इसमें सम्मिलित किया जाता है। रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट से संगठित जो संबंधित संगठन है ये कौन सा है, तो इसको IUCN बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राणी समूह जो संकटपन्न जातियों के संवर्ग में आता है ये कौन सा है, इसके अंतर्गत तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा ये सभी संकटापन्न जातियों के संदर्भ में या संवर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन चिड़िया या महान सारंग, भारतीय सारंग जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, साइबेरियन सारस और सलेटी तिहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में है, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में है और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा जो है ये किस श्रेणी में है, तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में है। इन सभी का याद रखिएगा कि कौन सी श्रेणी में आता है। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन पेंटेल फिजियन और इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। क्यों घट रही है, कारण बताना है आपको। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकरण और तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिसके कारण लगातार पक्षियों की संख्या में गिरावट या तेजी से घट इनकी संख्या घट रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, तो बंजर भूमि का वनीकरण ये इसका कारण नहीं है, कुछ और कारण इसके हैं। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है, तो जैव विविधता के ह्रास के ये कारण है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण और कृषि का विस्तार और उत्तरदायी जो भी कारण है ये जैव विविधता के ह्रास के कारण है। वर्ष 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया जो जिसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, तो ये आपका सिक्किम है जो कि 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, तो ये सिक्किम भी इसमें आता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में नहीं थे वह कौन सा है, जीवमंडल निश्चय यानी रिजर्व इसको बोला जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जीवमंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु तो स्थान पद्धति है नहीं है, इसका नाम आपको बताना है वनस्पतिक उद्यान। क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है तो वह नाइट्रोजन गैस होती है। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों से पृथक किया जाता है, तो इसको ex-situ संरक्षण बोला जाता है। जिन वनस्पतियों जानवरों की विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं इनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अलग भी किया जाता है, तो उसको ex-situ संरक्षण बोला जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन होते हैं इनमें सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो 100 उत्तरी तथा 100 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें वर्ष भर जो रहता है उच्च वर्षा और तापमान बना रहता है। किसी निश्चित भौतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधताओं को कहा जाता है, उसको जैव विविधता बोला जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन होते हैं वन बायोम इनमें पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। और सर्वाधिक एक और चीज हमने अभी कवर की है कि जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये तो यहाँ पर पाई जाती है, बट सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर भी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको सेम ही लगेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये पैटर्न चेंज आपको मिल जाएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में जैव विविधता के में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है।
शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी और फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? ये आपके केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके केरल से संबंधित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है गाइस? उत्तराखंड में स्थित है आपकी फूलों की घाटी। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो चिल्का झील, लोकटक झील, केव देवला राष्ट्रीय उद्यान और बुलर झील, ये सभी जो है ये आपके रामसर का दर्जा इनको मिला हुआ है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र सूची भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान भारत के कुल कितने स्थल शामिल है? अभी देखिए 26 है और अब बढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा थोड़ी सी चीज को। पहले 26 थे, अब ये चीजें जो है बढ़ चुके हैं। ये अभी रिसेंटली आई थिंक अभी 2022 में ही एक दो अभी बढ़े हैं, रामसर साइट के रूप में एक दो स्थलों को शामिल किया गया था, तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो भोज आर्द्र स्थलीय होते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम अपडेट करके आपको कमेंट में बता देंगे। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो भोज आर्द्र स्थल ये जो है कि रामसर साइट के अंतर्गत आता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, नम भूमि। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात राज्य में आती है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिक भिन्नता क्षेत्र ये होता है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होता है। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें प्रवाल भित्तियां होती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, जो सभी खाड़ियां हैं, ये सभी स्थान है, तीनों स्थान इनमें प्रवाल भित्तियां होती है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? वॉल्टर जी रॉसन के द्वारा। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है तो वह कौन सी है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनर्चक्रण और चयन परागण, ये सभी होती है जैव विविधता के मानव अस्तित्व का आधार जो कि बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए निर्दिष्ट किया गया जैव विविधता दशक 2011 से 20 का जो दशक माना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता दशक माना गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों की कम संख्या इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ये गतिकी तंत्र होता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह कौन सा है? तो यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया तो 2002 में किया गया था भारतीय संसद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2003 में की गई, चेन्नई तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है, तो जैव चोरी को रोकता है तथा देशी एवं परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं और चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जेस्विता को उन्नत रखने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनेटा ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए लिया था। भारत में यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है, स्पेशली याद रखिएगा, ये पूरा सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें इनमें से ही एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। सिवक थोर्न इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार सिवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व क्या है? तो यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक होता है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी कौन सी है? सिवक थोर्न इसको बोला जाता है। पिछले 10 वर्षों में देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो है विद्युत की संख्या में एक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारण एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है, ध्यान रखिएगा, और जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में दिया जाता है। तो यह दवा कौन सी है? डिक्लोफिनेन सोडियम इसको बोला जाता है, जो कि गिद्ध होगा, आई थिंक ये आपके गिद्ध, इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों में दर्द निवारक देना। तो ये आपका गिद्ध है और इनकी जो संख्या में लगातार गिरावट जो आ रही है, ये जानवरों को दर्द निवारक देना इसके लिए आ रही है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा मृग पशुओं के लिए उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी कौन था? तो ये डोडा पक्षी था, जो कि फल खाने में वो आपका फल खाने वाला पक्षी था, जो कि फल खाने में प्रजनन करने में असफल रहा। तो ये पक्षी डोडा पक्षी, इसका नाम आप याद रखिएगा। मॉरिशस में देखिए तमलाकोक
जिसे टोडा वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डोडा पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गु यानी फ्लाइंग फॉक्स है, ये चमगादड़ इसको बोला जाता है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बेट के नाम से किसको जाना जाता है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि एक विलोपन की कगार पर है, वहां एक ही स्तनधारी मेमल है, ध्यान रखिएगा। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग है, इसके संदर्भ में सही है, एक सहकारी समुद्री जानवर है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अधीन विधिक संरक्षण किया गया है। यह एक समुद्री स्तनधारी है और जो घास खाने की इसकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है, तो ड्यूगोंग इसको बोला जाता है। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रबल प्रखर स्थलों यानी हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है, तो ये जाति बहुतायत, स्पीसीज रेजिस्टेंट, स्थानीयता और आशंका बोध के लिए इनको जाना जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपोर्टेंट बर्थ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स एरिया जो होता है, इसके रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थल की पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी थी तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स इनके द्वारा दी गई थी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल में के पक्षकारों की प्रथम बैठक मॉप 23 यानी 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य में संपन्न हुई थी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया 23 जनवरी को 2001 में। जैव विविधता या जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंध है अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित का है। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलुई और लवनी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास वंश होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु है भारतीय वन्य गधा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया, नागोया में ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 अक्टूबर को किया गया 2012 में, ये आपका हैदराबाद भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNREWD प्रोग्राम की समुचित विकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। तो ये जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता में तथा गरीबी कम करने में, इन सभी में ये काम करता है, योगदान दे सकता है। 2 महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र यह स्थल भितरकनिका। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN बोलते हैं इसको, क्या फुल फॉर्म है? IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्थिति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फाना एंड एलोरा इसको बोला जाता है CITES के संदर्भ में सही आपको बताना है। तो देखिए IUCN जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाओं चलाता है, और CITES जो है उन राज्यों पर वैध रूप से नहीं आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थायी नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यह अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB। ये नाम एक पहल के संदर्भ में सही क्या है आपको बताना है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित करते हैं, और यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों एवं जैव विविधता के मूल्यों के पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण और निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। देखिए TD के बारे में अगर हम कवर करें, TEEB के बारे में, TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है जिसका कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंह पुच्छी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ये पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते काली गर्दन वाला सारस
जिसको कृष्णग्रीव सारस या उड़न गिलहरी, कंदली और हिम तेंदुआ, ये सभी जो है भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया 1992 में। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल या समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर कौन पाया जाता है? तो ये हिम तेंदुआ पाया जाता है समुद्र तल से 3 से 4000 साढ़े 4000 मीटर की ऊंचाई पर। जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? जम्मू कश्मीर अब केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है और यूनियन टेरिटरी। काली गर्दन वाला जो सारस है यहाँ का जो है राजकीय पक्षी है या राज पक्षी है। गाइस इस वीडियो में हमने टॉप 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। ज्यादा चीजें आपको बताने की कोशिश की। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सभी क्वेश्चनों में बने हैं और जिनको डिटेल के साथ हमने कवर किया है। आई थिंक आपको यहाँ से कुछ अंदाजा लगा होगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन है आई थिंक यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप किसी और सब्जेक्ट पे टॉप 100 या टॉप 300 के फॉर्मेट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर भी इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को अपनी क्लासेस के बारे में पता चल पाए और ज्यादा लोग हमारे पास जुड़ पाएंगे तो हम स्पेशली आपके लिए और नई नई चीजें जो है लाते जाएंगे। बाकी आपके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, ये लॉन्च कर दी गई है हमारे द्वारा, जिसमें काफी अच्छी स्पेशल आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अपना स्कोर जान सकते हैं कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी है कितनी नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए वंदे मातरम।